सोचिए, महज 23 साल का एक नौजवान जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाता है, लेकिन अंततः पूरे देश के लिए सम्मान और शहादत का एक ऐसा अमर प्रतीक बन जाता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है ना कमाल की बात। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के इसी बेहद दिलचस्प विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। यह कहानी सिर्फ कुछ आज़ादी की घटनाओं की नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे एक युवा क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक पहुंचकर एक ऐसा विचार बन गया जिसे कभी मिटाया ही नहीं जा सका। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों पर अगर हम गौर करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। उनका कहना था कि भगत सिंह की अपार लोकप्रियता सिर्फ उनकी हिंसक कार्रवाइयों की वजह से नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि उस दौर में उन्होंने जो किया उसने लाला लाजपत राय के सम्मान को और उनके जरिए पूरे देश के सम्मान को मानो एक नया जीवन दे दिया था। सच कहें तो लोगों ने उस हिंसक घटना को तो काफी हद तक भुला दिया, लेकिन भगत सिंह का वो अदम्य साहस और वो प्रतीक, वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। और ठीक यहीं से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे एक 23 साल का उपनिवेशवाद विरोधी युवा एक ऐसी किंवदंती, एक ऐसा लेजेंड बन गया जिसे आज भारत का लगभग हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का हिस्सा बताना चाहता है। उन्होंने अपने नाटकीय कदमों और अपनी शहादत से एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे किसी एक साधारण राजनीतिक खांचे में फिट करना, सच कहूं तो एकदम नामुमकिन है। तो इस सफर को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1907, पंजाब के एक देशभक्त जाट सिख परिवार में उनका जन्म होता है। ब्रिटिश सरकार की फंडिंग से चलने वाले स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने के पक्के इरादे के साथ उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। और यही वो दौर था, यही वो जगह थी जहां उनके क्रांतिकारी विचारों की असल नींव रखी जा रही थी। अब HSRA का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। असहयोग आंदोलन के बाद जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और अहिंसा के प्रति उनका जो मोह भंग हो रहा था, उसने उन्हें एक बिल्कुल नई दिशा दी। बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर उन्होंने पुराने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़ दिया, और वो शब्द था सोशलिस्ट। उनका साफ मानना था कि समाज में मौजूद इस गहरी संरचनात्मक हिंसा का जवाब सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए समाजवाद बहुत जरूरी है। अब सीधे चलते हैं साल 1928 के उस ऐतिहासिक और उथल-पुथल भरे परिदृश्य की ओर। साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था और उसी दौरान पुलिस के एक बेहद क्रूर लाठीचार्ज में राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और इसी के बाद HSRA ने इस शहादत का बदला लेने की कसम खाई। यहाँ इतिहास की एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी हैरान करने वाली विडंबना सामने आती है। भगत सिंह का जो सबसे चर्चित हिंसक कदम था, वो असल में एक गलत पहचान का मामला था। जी हाँ, उन्हें और उनके साथियों को असल में जेम्स स्कॉट को मारना था, जिसने उस लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लेकिन गलती से उन्होंने एक जूनियर अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी। वहां से भागते समय कांस्टेबल चानन सिंह की भी मौत हो गई और फिर वो भेष बदलकर लाहौर से किसी तरह बच निकले। देखा जाए तो ये पूरी घटना काफी अफरा तफरी से भरी हुई थी। लेकिन सैंडर्स हत्याकांड की उस अफरा तफरी के बिल्कुल उलट था उनका अगला कदम। अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की घटना कोई हत्या का प्रयास बिल्कुल नहीं थी। इसे पूरी तरह से एक नाटकीय प्रदर्शन, एक स्टेज्ड इवेंट के रूप में डिजाइन किया गया था। बमों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी की जान न जाए। इसका इकलौता मकसद था बहरे कानों को अपनी आवाज सुनाना, जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना और सबसे बड़ी बात, स्वेच्छा से गिरफ्तारी देना ताकि अदालत में अपनी बात खुलकर रखी जा सके। और ये अदालत में जाना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। शुरुआत में HSRA की लीडरशिप इस बात के सख्त खिलाफ थी कि भगत सिंह इस बमबारी में शामिल हों, क्योंकि सब जानते थे कि एक बार पकड़े गए और सैंडर्स हत्याकांड में उनका नाम आ गया तो फांसी तय है। लेकिन भगत सिंह ने जानबूझकर अपनी इस कैद और अदालती कार्रवाई को एक विशाल सार्वजनिक मंच के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब जेल के अंदर की स्थिति पर गौर करते हैं। मियांवाली जेल में जो भेदभाव देखने को मिल रहा था, वो सच में हैरान करने वाला था। यूरोपीय कैदियों को बेहतर खाना और पूरा सामान मिलता था, जबकि भारतीय राजनीतिक कैदियों को सामान्य अपराधियों की तरह रखा जाता था। उनसे जबरन शारीरिक श्रम करवाया जाता था। इस भयानक और अमानवीय भेदभाव ने उनके प्रतिरोध के, उनके विरोध के अगले बड़े स्वरूप को जन्म दिया। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 116। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन दिनों की गिनती है जब भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की थी।
राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए शुरू की गई ये स्वैच्छिक भुखमरी पूरे 116 दिनों तक चली। अकल्पनीय है ना? इस गजब के दृढ़ संकल्प ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते भगत सिंह सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े नायक बन गए। इस बढ़ती लोकप्रियता और भूख हड़ताल से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई, दबाव में आ गई। इसलिए लाहौर साजिश मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल यानी विशेष न्यायाधिकरण बना दिया। ये एक ऐसा वाइसरॉय अध्यादेश था जिसने न्याय की सामान्य प्रक्रिया को ही किनारे कर दिया। आरोपियों की अनुपस्थिति में एक तरफा फैसले लिए गए, जिसका नतीजा था फांसी की सजा। दिलचस्प बात यह है कि इस कदम की कानूनी वैधता पर आज भी बड़े बड़े सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जेल की वो काल कोठरी सिर्फ शारीरिक यातनाओं की जगह नहीं थी, यह उनके लिए एक गहरे बौद्धिक विकास का भी समय था। उन मोटी दीवारों के पीछे एक युवा विद्रोही बहुत ही तेजी से एक परिपक्व विचारक में बदल रहा था। एक ऐसा विचारक जो मार्क्सवाद और नास्तिकता का बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहा था। यह एक बहुत ही अहम बात समझना जरूरी है, क्योंकि भगत सिंह के विचारों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। देखिए, जब वे अराजकतावाद या अनार्किज्म की बात करते थे तो उनका मतलब समाज में अफरा तफरी या अव्यवस्था फैलाना कतई नहीं था। उनके लिए इसका साफ मतलब था संरचनात्मक हिंसा का खात्मा, एक ऐसे राज्य का उन्मूलन जहां एक इंसान दूसरे का शोषण करता हो। उनका अंतिम लक्ष्य तो वसुधैव कुटुंबकम यानी एक सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करना था। उनके विचारों की ये बेबाकी और स्पष्टता उनके बहुत ही मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं में भी साफ झलकती है। जेल में जब एक साथी ने उन पर भगवान को न मानने की वजह से अहंकारी होने का आरोप लगाया तो उन्होंने बड़े ही तर्क और निष्पक्षता के साथ जवाब दिया। उनका मानना था कि धार्मिक विश्वास अक्सर इंसानी कमजोरी और डर की उपज होते हैं और सिर्फ मौत के डर से भगवान की प्रार्थना करने को वे नैतिक गिरावट मानते थे। जरा सोचिए उनके विचारों को किन किन चीजों ने आकार दिया। बाकुनिन से उन्होंने राज्य के उन्मूलन का विचार लिया, तो लेनिन से साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा पाई। और ये तथ्य तो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी उस दिन भी वे लेनिन के जीवन पर एक किताब पढ़ने में पूरी तरह से डूबे हुए थे। ज्ञान और विचारों की ऐसी भूख वाकई बहुत विरली होती है। और फिर वो दुखद दिन आ गया, 23 मार्च 1931। नियमों को ताक पर रखते हुए फांसी की सजा तय समय से 11 घंटे पहले ही दे दी गई और उसके बाद आधी रात को बिल्कुल गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस जल्दबाजी और गोपनीयता ने पूरे देश में शोक और भारी आक्रोश की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे संभालना सच में बहुत मुश्किल था। इस फांसी ने उस दौर के दो सबसे बड़े वैचारिक दृष्टिकोणों महात्मा गांधी और भगत सिंह के तरीकों के बीच के ऐतिहासिक तनाव को भी सामने ला दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की देशभक्ति और बहादुरी की तो खुलकर प्रशंसा की और उनकी जान बचाने के लिए वायसराय से बात भी की, लेकिन साथ ही वे अपने इस रुख पर पूरी तरह अडिग रहे कि वैचारिक रूप से हिंसा का मार्ग गलत है और देश को इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अब अगर हम आज के परिदृश्य में आएं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज देखिए, एक दूसरे के धुर विरोधी गुट भगत सिंह की विरासत पर अपना अपना दावा पेश करते नजर आते हैं, चाहे वे वामपंथी हों, हिंदू या सिख राष्ट्रवादी हों या फिर गांधीवादी विचारधारा के लोग। होता अक्सर यह है कि ये समूह अपनी सहूलियत के हिसाब से भगत सिंह की छवि का इस्तेमाल करते हैं और उनके विचारों की उस असली जटिलता और गहराई को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके लेखन में साफ साफ नजर आती है। असेंबली में फेंके गए उनके पर्चे की वो पंक्तियां याद हैं? वो मानो कोई भविष्यवाणियां थीं। उन्हें इस बात का बहुत गहरा एहसास था कि उनका भौतिक जीवन इतना मायने नहीं रखता जितना कि उनके क्रांतिकारी विचारों का जिंदा रहना। वो अच्छे से जानते थे कि शरीर को तो फांसी दी जा सकती है, लेकिन एक बार जो विचार जनता के जहन में बो दिए गए वे बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला देंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक ऐसा युवा जो महज 23 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया, वो इतने शक्तिशाली विचार कैसे पीछे छोड़ गया जो सदियों पुराने साम्राज्यों के पतन के बाद भी आज तक जिंदा हैं और जो आज भी किसी एक सांचे में बंधने से साफ इनकार करते हैं। शायद इतिहास उन्हीं लोगों द्वारा आकार लेता है जो अपने जीवन को सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि उसे एक अमिट प्रतीक में बदल देते हैं।